नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण की और चर्चा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह जी के फेल प्रबंधन के ऊपर। ये हमारी हेडलाइन है क्योंकि आज देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी जितना बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो वहीं पर जब से रूस की यात्रा पे प्रधानमंत्री जी गए थे और वहाँ से लौटे, उस पर जो उन्होंने बातें रखी कि 2014 के पहले देश के लोगों में निराशा भरी हुई थी, कुछ चर्चा उस पर भी होगी। तो जो भी नए साथी चैनल पे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो साथियों, क्या वजह है कि प्रधानमंत्री जी का भाषण जो रूस में हुआ, जिसमें उन्होंने 2014 से पहले के बारे में ज़िक्र किया कि देश में बहुत निराशा थी और आज देश प्रगति की मार्ग की ओर आगे बढ़ रहा है, तो हमें और आपको ये जानकारी होनी चाहिए, मालूम भी होगा कि आज के टाइम पर बेरोजगारी 38 वर्ष से ज़्यादा की स्थिति में ख़राब है। कल कारखाने बंद हो रहे हैं, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा। महंगाई की स्थिति आपको पता है कि अगर आप टमाटर लेने जाएंगे तो 80 से 100-120 रुपये किलो में टमाटर मिल रहा है। तो स्थिति बहुत गंभीर है। इसी पे हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बता देते हैं एक मजबूत चुनौती के बारे में। उस चुनौती का नाम है राहुल गांधी, क्योंकि विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में राहुल गांधी जी जो हैं, वो कमज़ोर लोगों की परेशानियों को सुनने का काम कर रहे हैं, जो सत्ता पक्ष के लिए बहुत ही मजबूत चुनौती है। आपने कभी सोचा कि मीडिया पर जिस तरह से एक व्यक्ति को बौना बनाने के लिए हज़ारों करोड़ रुपया लगाया गया, यहाँ तक कि उस व्यक्ति को पूरी इंडस्ट्रीज़ ने निकम्मा, नाकारा, चांदी का चम्मच लिए हुए राजकुमार पैदा हुआ है, दिल्ली की सियासत का शहंशाह, तमाम बातों से नवाजा गया और साथ ही उनकी दादी, उनके दादा, उनकी माँ, यहाँ तक कि पूरे ख़ानदान को बदनाम करने का जो एक षड्यंत्र रचा गया था, चाहे वो आरएसएस हो या फिर बीजेपी, ये उसका एजेंडा में रहा हमेशा, जैसा कि हम लोगों ने देखा। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जी, अभी लोकसभा का चुनाव जो ख़त्म हुआ, वो उनकी जो जीत यानी हार जैसी जो जीत उनको मिली है, जिस तरह से राहुल गांधी उभर कर विपक्ष के नेता के तौर पर आए हैं, आज राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के लिए एक चैलेंज के तौर पर सामने आ गए हैं, जिन्होंने हाथरस, लोको पायलट, दिहाड़ी मजदूर, उसके अलावा मणिपुर जाकर लोगों की जो परेशानियों को सुनने का काम किया और पिछले 10 वर्षों से जिन लोगों को कुचला गया, पिछले 10 वर्षों से जिन लोगों को मसला गया हो, जिनकी पिछले 10 वर्षों से आवाज़ दबाई गई हो, इन सभी बातों का जवाब नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं है। नीट का मामला हो या अग्निवीर का मामला हो, राहुल गांधी के इन सवालों का भाजपा के पास किसी तरह का कोई जवाब नहीं है। 10 साल के अंधेरे के बाद युवा वर्ग राहुल गांधी को एक रोशनी के रूप में देख रहा है। जैसे इन 10 सालों में बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया, ऐसे में राहुल गांधी को अंधेरे में रोशनी के रूप में युवा वर्ग देखने लगा है। वहीं दूसरी ओर अगर आप नज़र डालेंगे तो मोदी जी की जो सरकार है, उन्होंने अभी जिन लोगों ने ग्रेजुएट किया है उनके लिए 6000 पदों पर भर्ती निकाली है, और वो भर्ती निकाली गई है कहाँ की? बैंकों की। 3 बैंकों में मिलाकर के ये भर्तियां होनी है 6000 पदों पे, और ये भर्ती की जो परीक्षा होगी वो 28 जुलाई को होगी, जिसमें ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है।
जिसमें ग्रेजुएट को 1 साल की सिर्फ नौकरी अप्रेंटिस के तौर पे दी जाएगी, जिसमें टोटल 15,000 रुपये मिलेंगे। 10,500 रुपया बैंक देगा और 4500 रुपये केंद्र से उनके लिए आएगा, यानी 1500 रुपये उनको मिलेंगे। भर्ती के पीछे का सच ये है कि बैंकों का निजीकरण करना है। हकीकत ये है कि इस भर्ती का मतलब सिर्फ ये है कि परमानेंट भर्ती ना हो और बैंकों में कर्मचारियों की कमी ना हो, इसके लिए ये भर्ती की जा रही है। और इसके पीछे का जो सच है ये हम आपको पूर्ण प्रसून वाजपेयी जी की रिपोर्ट के आधार पर आपको ये बात हम बता रहे हैं कि बैंकों का जो निजीकरण करना आसान हो जाए, उसके लिए ये सारी प्रक्रिया चल रही है। और बैंकों में भर्ती की स्थिति क्या है? 2014 में बैंकों में काम करने वाले, जो सरकारी बैंकों की बात हो रही है, उसमें काम करने वाले लोगों की जो तादाद थी 12 लाख थी, जो घटते घटते 8 लाख रह गई है। वहीं प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स हैं उसमें काम करने वालों की जो तादाद 10 लाख के पार चली गई है। यह बैंकों का आंकड़ा है। प्राइवेट बैंकों का कर्मचारियों को काम दिया जा रहा है और एक एक वर्ष के लिए लोगों को नौकरी पर रखते जाएंगे और बैंकों को बेचने की प्रक्रिया की शुरुआत हो तो कोई दिक्कत ना हो। यानी जब बैंक को प्राइवेट किया जाए तो वहाँ पर अगर परमानेंट कर्मचारी होंगे तो समस्या आएगी, और अगर ये अप्रेंटिस रहेंगे बराबर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर आपको मालूम होना चाहिए कि चौंकाने वाले आंकड़े निकल के आए हैं, बात निकल के आई है, जिसमें कहा गया है कि एनपीए की स्थिति और भी चौंकाने वाली है। रईस मित्रों ने संस्था से लोन लिया और उसके बाद उसको इस्तेमाल किया और बाद में कह दिया कि हम चुका नहीं सकते, और ऐसे लोगों को लोग कहते हैं, ऐसे लोगों का नाम दिया गया है विलफुल डिफ़ाल्टर। ये बहुत बड़ा खुलासा ऑफिसर्स बैंक की यूनियन ने इस बात को बताया कि पेंशनर्स के बजट का 3 लाख करोड़ रुपया उससे भी एनपीए का पैसा दिया गया है और किसी तरह से सरकार के अनुकूल बनाया गया है उसको। आगे उसमें बताया गया है कि बैंक को बेचने में आज असुविधा ना हो, इसमें समझने वाली बातें यह है कि सरकारी बैंकों में कर्मियों की तादाद 8,38,927 है और बीते 10 सालों में 35 लाख से ज़्यादा कर्मचारी काम की करते थे। इससे हालात को आप समझ लीजिए और विचार कीजिए कि सरकार किस ओर कदम बढ़ा रही है। बचे हुए जो सरकारी बैंक हैं उसे भी प्राइवेट सेक्टर को देने की और जो उनका कदम अग्रसर हो रहा है, इससे सरकारी नौकरियां निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएंगी और जो नौकरियां मिलेंगी वह प्राइवेट सेक्टर से मिलेंगी, जिससे आपके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। अब मुख्य बात यह है कि जो जिंदा कौमें होती हैं वो हालात से घबराती नहीं हैं। हालात से घबराने वाले लोग जो होते हैं वो मुर्दा होते हैं। गरीबों की दलदल से निकलने का सबसे अच्छा रास्ता ये है कि स्वस्थ लोकतंत्र की बात करने वाले नेता के पीछे चला जाए। जिस तरह से आज आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने गरीब लोगों के बीच में जाना पसंद किया, उनकी बात को सुनना पसंद किया, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की। जो आगे सदन का जब सत्र आएगा तो आपको वो आवाज़ सदन में राहुल गांधी की आवाज़ के रूप में नज़र आएगा, जो कि आम जनता की आवाज़ होगी। वो राहुल गांधी वहाँ बताने का काम करेंगे, सरकार को से सवाल पूछने का काम करेंगे। ये तो हुई आपके बैंकों के हालात, लेकिन यहीं पर अगर आप देखेंगे महंगाई की स्थिति तो आपको याद होगा एक गाना चला करता था, महंगाई डायन मारे जात है। ये गाना 2012-13 के टाइम पे बहुत बजाया जाता था। उस टाइम पे यूपीए की सरकार थी
और उस टाइम के तुलना में आज के समय में अगर आप दालों की कीमत देखें, सब्जियों की कीमत देखें, दूध की कीमत देखें, तो आपको पता चलेगा कि कई गुना, मतलब कई परसेंट दामों में इजाफा हो चुका है, जो आम जनमानस की पहुंच से दूर हो चुका है। और जब महंगाई की बात होगी तो आपको किसान की बात करनी होगी, क्योंकि अनाज को उगाने का काम जो करता है वो किसान ही करता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब भी आलू की फसल को बेचने का मामला आता है तो सड़कों के किनारे किसान आलू को फेंक के चला जाता है, क्योंकि उसको कीमत नहीं मिलती। यहाँ तक कीमत नहीं मिल पाती कि वो जिस गाड़ी पे लाद करके मंडी पहुँचता है उसका भाड़ा भी उस अनाज से वो निकाल सके, उस सब्जी से वो निकाल सके। टमाटर की देखिए आपने स्थिति पहले भी देखी होगी, टमाटर को किस तरह से किसान फेंक दिया करते थे। आज के टाइम पे टमाटर की कीमत 80 से 120 रुपए के आसपास चल रही है, और वहीं आलू की कीमत 30 से 65 रुपए के आसपास चल रही है। और लहसुन के बारे में आपने देखा ही था, मध्य प्रदेश में अभी किस तरह से उन्होंने नदियों में बहा दिया, तालाबों में बहा दिया, कि कोई ख़रीदार नहीं था। वो 50 पैसे, 1 रुपये किलो, 1.5 रुपये किलो के हिसाब से लेना चाहता था। आज उसकी स्थिति देखिए क्या है। तो स्थिति तभी सही हो पाएगी जब किसान को MSP दे दी जाएगी, तो बाज़ार के अंदर उससे कम रेट पे कोई ख़रीदारी नहीं कर पाएगा, और किसानों की स्थिति सुदृढ़ हो पाएगी, और गल्ला सही रेट पे आम जनमानस तक पहुंच पाएगा। तो इस पे हमें और आपको ध्यान देना होगा। और उसके साथ ही आप लोगों ने, क्योंकि जब खाने पीने की चीज़ों के दामों की बात होती है तो उसकी बात आती है किस पर? इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे। तो बताया जाता है कि मनमोहन जी के टाइम पर महंगाई बहुत ज़्यादा थी आंकड़ों के आधार पर, और आज इन्फ्लेशन रेट कम है। अगर इन्फ्लेशन रेट कम है तो आम जनमानस को इतनी महंगी चीज़ें क्यों मिल रही हैं? तो इसका मतलब ये होता है कि क्या ये सिर्फ आंकड़े मात्र हैं? सिर्फ ये आंकड़े मात्र ही रह जाते हैं, क्योंकि जब तक आपको इन्फ्लेशन कम होने का मतलब होता है कि आपको सामान भी सस्ता मिलना चाहिए। और इसके लिए एक वीडियो है जिसमें न्यूज़ 24 में सुप्रिया श्रीनेश जी अपनी चर्चा में इस बात का जिक्र कर रही हैं। उन्होंने स्पेशली इस बात के बारे में बताया है कि आज आप सिलेंडर का दाम महंगा आम जनता को मिल रहा है, लेकिन जहां पर हमारी सरकार थी और वहां आपने सरकार बनाया जहां पर हमने 500 रुपये में लोगों को सिलेंडर देने का काम किया, आज आपको नाक रगड़ करके 500 रुपये में देना पड़ रहा है। सरकार आपकी है केंद्र में, तो पूरे देश की जनता को 500 रुपये में सिलेंडर क्यों नहीं दे पा रहे? और ये भी बात सामने आई कि पहले के टाइम पर आय जो लोगों की थी वो अच्छी थी, तो महंगाई का असर नहीं होता था, जेब में पैसा होता था, रोजगार मिलता था, कल कारखाने चलते रहते थे, तो स्थिति इतनी विकट नहीं होती थी। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि आज की जो अर्थव्यवस्था जो तैयार की जा रही है वो क्या बेरोजगारी युक्त अर्थव्यवस्था तैयार की जा रही है? अभी आपने बिजनेस स्टैंडर्ड का आंकड़ा देखा होगा, कई रिपोर्टें देखी होंगी जिसमें बताया गया कि 18 लाख कल कारखाने बंद हो गए, 54 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए। वो उन बेरोजगारों की बात हो रही जो प्राइवेट सेक्टर में जाकर के काम करते हैं, जैसे लेथ मशीन पे काम करने वाले लोग हों, किसी फैक्ट्रियों में जाके काम करने वाले लोग हों, उनको काम नहीं मिल रहा है क्योंकि 18 लाख से ज़्यादा
कारखाने बंद हो गए, तो जब लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महंगाई तो विकट लगेगी जब उसके पास पैसा नहीं होगा जेब में। इसीलिए कहा जा रहा है कि आज के टाइम की जो अर्थव्यवस्था, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है, तो उस तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था को बेरोजगारी युक्त अर्थव्यवस्था तैयार करनी है। अगर बेरोजगारी युक्त अर्थव्यवस्था तैयार नहीं करनी है तो आपको जो जीडीपी का रेट है वो आपको 10% से ऊपर लेके जानी होगी, ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके, लोगों को काम मिल सके, तो ही आपकी व्यवस्था, और वो 10 से 15% तक ही ले जानी पड़ेगी, तभी ये सब चीज़ संभव हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए साथी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।